अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की तरफ जाएं, एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं कि अभी तक हमने डाटा साइंस में क्या बातें की हैं। डाटा साइंस का हमने पहले पूरा प्रोसेस देखा था। प्रोसेस में हमें पता चला कि हमने कुछ स्टेप्स करने होते हैं डाटा साइंस का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले डाटा एक्वायर करना था, जिसे हमने एक्वायर स्टेप का नाम दिया था। फिर प्रिपेयर करना था। प्रिपेयर स्टेप में फिर फर्दर दो स्टेप थे, जिसमें एक ईडीए था और फिर प्री प्रोसेस था, उसमें हमने डिस्कशन की थी। उसके बाद हमारे पास एनालाइज का स्टेप था, जिस पे अभी आजकल हम बात कर रहे हैं। और एनालाइज के बाद हमारे पास रिपोर्ट का स्टेप था। रिपोर्ट में आप डाटा के अंदर से जो इनसाइट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करके इस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं कि जो नॉन टेक्निकल डिसीजन मेकर्स हैं, क्योंकि यूजली आप जो डाटा से इनसाइट्स निकाल रहे हैं वो किसी सीईओ, बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऐसे लोगों को चाहिए, लेकिन वो टेक्निकल लोग नहीं होते। तो उन्हें ये चीज़ नहीं समझ आती। जैसे आपका कोई क्लाइंट है, अगर उसके लिए आप काम कर रहे हैं तो वो टेक्निकल नहीं है। अगर वो टेक्निकल होता तो वो आपको हायर ना करता। तो इन लोगों के लिए आपको डाटा को इस तरह प्रेजेंट करना पड़ता है जैसे कि आप एक स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। सो यू हैव टू टेल द स्टोरी यूजिंग द फिगर्स एंड प्लॉट्स। उसके लिए बड़े खूबसूरत हमारे पास फिगर्स और प्लॉट्स होते हैं। तो उनकी बेस पे फिर आप अपनी रिपोर्ट देते हैं। और उस रिपोर्ट की बेस पे जो आखिरी स्टेप होता है डाटा साइंस के प्रोसेस का, उसे हम कहते हैं एक्ट। एक्ट यूजुअली डाटा साइंटिस्ट के लिए नहीं होता, एक्ट बिजनेस ऑनर के लिए होता है, जिसने आपकी खिदमत हासिल की होती है डाटा साइंस के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। वो उन इनसाइट्स की बेस पे कोई भी एक्शन लेता है। जैसे अगर वेदर का डाटा सेट है और आपने बताया जी कि अगले चंद महीने में बहुत बारिशें होंगी, तो जो भी उस डाटा का ऑनर है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, वो अपने प्रिवेंटिव स्टेप्स जो है वो ऑलरेडी ले लेगा बेस्ड ऑन योर प्रोडिक्शंस। तो ये एक पूरा हमारे पास प्रोसेस है डाटा साइंस का। अब लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे वो एनालाइज स्टेप पे कर रहे थे, और एनालाइज स्टेप पे हमने बताया था कि हम अपने डाटा से मॉडल्स प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास मल्टीपल टाइप के मॉडल्स हैं, जिसमें से तीन टाइप बहुत इंपॉर्टेंट हैं एआई में, जिसे हम डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास क्लासिफिकेशन मॉडल्स हैं, एक हमारे पास रिग्रेशन मॉडल्स हैं, और फिर हमारे पास जनरेटिव मॉडल्स हैं। कल के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन मॉडल बनाने सीखे। हमने कुछ पॉपुलर एल्गोरिदम डिस्कस किए जो हमें क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम बनाने में हेल्प आउट करते हैं। तो उन क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम में हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ब्रीफ सा ओवरव्यू लिया। उसके बाद हमने डिसीजन ट्री पे ब्रीफ डिस्कशन की, और फिर डिसीजन ट्री की दो एडवांस्ड फॉर्म, जिन्हें हम एनसेम्बल मॉडल्स कहते हैं, उन मॉडल्स को हमने ब्रीफली देखा। और कल फिर हमने आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दी थी। लेकिन आज प्रोफेसर फ़र्क है आपका, तो हो सकता है कि वो आपको मेल पे पकड़े हारिस। तो हमने फिर रैंडम फॉरेस्ट और जो ग्रेडियंट बूस्टिंग है, उन एल्गोरिदम की डिस्कशन की। आज हम इसी डिस्कशन को अपने दूसरे टाइप के प्रॉब्लम की तरफ लेके आएंगे, जिसे हम कहते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम। रिग्रेशन प्रॉब्लम में ख़ास बात यह है कि आपने जो प्रिडिक्शन करनी है, या आपकी जो प्रिडिक्शन आनी है, या रिज़ल्ट आना है, वो एक नुमेरिक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है। जबकि क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि आपकी प्रिडिक्शन जो है वो एक नॉमिनल एट्रीब्यूट होता है। तो ये फ़र्क आपने हमेशा याद रखना है। क्लासिफिकेशन में आपकी आउटपुट या टारगेट वेरिएबल एक नॉमिनल वेरिएबल होता है, जिसमें कैटेगरीज होती हैं, जैसे कैट, नॉन कैट की मैंने एग्जांपल दी थी। लेकिन जब आप रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो तब आपका टारगेट वेरिएबल, यानी जो आपको आउटपुट चाहिए मॉडल से, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे बाबर आजम अगले मैच में कितने स्कोर बनाएगा, या फ़लाँ घर जो है वो कितने का बिकेगा, कितने रुपयों का बिकेगा, या कितने लाख का बिकेगा, या आप टेस्ट में कितने मार्क्स लेंगे अगर वो मार्क्स 0 से लेके 10 तक हैं।
तो ये सारे प्रॉब्लम रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज हम रिग्रेशन प्रॉब्लम की तरफ डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सो ये हमारा एजेंडा है। हम कुछ इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम्स डिस्कस करेंगे जिसमें एक लीनियर रिग्रेशन है। अच्छा, ये जो लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ये एज एन एल्गोरिदम तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनकी एक और भी इम्पॉर्टेंस है। अगर हम इन एल्गोरिदम्स को अंडरस्टैंड कर लें तो हम बेसिक्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन कल हमने डिस्कस किया था वो सिर्फ एक एडिशनल स्टेप उसमें था कि उसमें हम सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ करते थे। तो ये एक्चुअली बेसिक्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क है। तो जब हम डीप लर्निंग में जाएंगे तो आपको यही जो कॉन्सेप्ट हैं ये बड़े जाने पहचाने लगेंगे कि यार ये तो हम पहले पढ़ के आए हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको हेड्स अप दे रहा हूँ कि लॉजिस्टिक और लीनियर रिग्रेशन की डिस्कशन डायरेक्टली रेलेवेंट है डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स के लिए। तो इसको अगर आप गौर से सुनेंगे तो आप जो न्यूरल नेटवर्क वाला हमारा पोर्शन है जो कमिंग वीक्स में आएगा उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट जो है वो आगे जाके फिर बड़े बड़े न्यूरल नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं। बाकी हम वही सेम एल्गोरिदम जो कल हमने देखे थे वो क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ होते हैं और उनके रिग्रेसर्स भी हैं। तो हम साइकिट लर्न में उनके रिग्रेसर्स भी इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। तो पहले हम अपने सबसे पहले रिग्रेशन एल्गोरिदम यानी लीनियर रिग्रेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, रिग्रेशन है क्या? आइडिया ये है कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे घरों का डाटा है। अब जब मैं कहता हूँ डाटा है तो इसका मतलब है मेरे पास कोई एक एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी कि घर का एरिया स्क्वायर फीट में कितना है, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट का है, 2000 स्क्वायर फीट का है, 3000 स्क्वायर फीट का है। तो ये मेरा इनपुट डाटा है। मैं चाहता हूं कि इस एट्रीब्यूट की बेस पे मैं घर की प्राइस प्रिडिक्ट कर लूं। अब वो प्राइस जो है वो रुपीस या डॉलर्स में होगी तो वो डेफिनेटली एक न्यूमेरिक एट्रीब्यूट है। तो लीनियर रिग्रेशन वो एल्गोरिदम है जो आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी गिवन इनपुट को यूज़ करते हुए कंटिन्यूअस आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकें, ठीक है। तो अच्छा, जब भी मैं कंटिन्यूअस कहता हूँ इसका मतलब है कि वो इंटीजर भी हो सकते हैं और डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। जैसे वो 10, 15, 20, 30 भी हो सकता है, वो 35.6, 38.7 या 97.8 ये भी हो सकता है। तो ये इन सब को हम अपने डिस्कशन में कंटिन्यूअस वैल्यूज़ कहेंगे, यानी न्यूमेरिक जो भी एट्रीब्यूट है हमारे लिए वो कंटिन्यूअस वैल्यू कंसिडर होगा। तो लीनियर रिग्रेशन में हम बड़ा आसान सा काम ये करते हैं कि हम अपने जो डाटा पॉइंट्स हैं हम ये कोशिश करते हैं कि इन डाटा पॉइंट्स पे किसी एक लाइन को फिट कर दें, ठीक है। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे पास कुछ पॉइंट थे उसमें लाइन फिट करने का क्या मतलब है। तो मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड पे पिक्चर दिखाता हूँ। इस पिक्चर पे अब आप स्लाइड पे अगर देखें तो हमारे पास बहुत सारे रेड क्रॉसेस हैं, ठीक है। ये रेड क्रॉसेस एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास डाटा है और ये डाटा का भी मैंने थोड़ा सा सैंपल स्लाइड पे रखा हुआ है राइट साइड पे। राइट साइड पे आपको दो कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे। एक पे लिखा है कि साइज इन स्क्वायर फीट, यानी फीट के ऊपर स्क्वायर डाला हुआ है मैंने। तो ये घर का एरिया है कि ये घर इतने एरिया का है और हर घर के एरिया के आगे हमारे पास एक्चुअली उसकी प्राइस थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में है कि अगर एक घर जो है वो 2104 स्क्वायर फीट का है तो वो $400,000 का। अच्छा, ये 1000 को मैं के कहूँगा, ठीक है, आसानी के लिए 400 के का है। अगर कुछ 1416 स्क्वायर फीट का घर है तो वो 232 के यूएसडी का है। तो इस तरह हमारे पास एक साइड पे इनपुट डाटा है जो कि स्क्वायर फीट में है और दूसरी तरफ हमारे पास वो आउटपुट या टारगेट वेरिएबल है जो 100 ऑफ यूएसडी में है। सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं कि हम इस
इन पॉइंट्स को एक प्लेन के अंदर प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लॉट आपको नज़र आ रहा है कि ये जितने भी आपको रेड क्रॉसेस नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली हर क्रॉस एक घर के डाटा को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये घर के डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करता है? अगर आप गौर करें कि नीचे हमारे पास एक्स एक्सिस पे फीट स्क्वायर है और वाई एक्सिस पे हमारे पास घर की प्राइस है, ठीक है। तो जब भी मैंने कोई पॉइंट प्लॉट करना है तो मैं देखूंगा कि उसका स्क्वायर फीट कितना है और उसकी प्राइस कितनी है, और उन दोनों पॉइंट्स पे जाके मैं इसका निशान लगा दूंगा। अच्छा, अब ये सारे निशान हमने लगा दिए, तो अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे निशान लगाने से, मतलब ये फ़र्ज़ करें कि ये सारे निशान हैं, इन निशान को लगाने से हमें कैसे पता चलेगा कि एक अनसीन एरिया के घर की प्राइस क्या है? तो इसके लिए जो पहला आइडिया हमारे जहन में आता है वो ये आता है कि यार क्यों ना हम एक ऐसी लाइन लगा लें जो बहुत सारे पॉइंट्स जो है उनके करीब करीब हो, यानी उन पॉइंट्स के बिल्कुल साथ साथ हो, तो उससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये स्लाइड पे आपको एक ब्लू लाइन नज़र आ रही है। ये ब्लू लाइन लगाने का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर मेरे पास कोई अनसीन स्क्वायर फिट एरिया आ गया जो मैंने प्रेडिक्ट करना है, जो मेरे एक्चुअल डाटा में नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा जी 1250 स्क्वायर फिट का घर कितने का है। तो अब अगर मेरे पास इस किस्म की लाइन है तो मेरे लिए ये बहुत आसान है कि मैं एक्स एक्सिस पे पहले एक सीधी लाइन लगाऊं और देखूं कि वो मेरी इस ब्लू लाइन को किधर क्रॉस करती है, और उसके सामने y की वैल्यू देख लूँ। तो इस तरह मैंने प्रेडिक्शन कर ली। तो ये जो नीली लाइन आपको नज़र आ रही है, ये एक मशीन लर्निंग का मॉडल है, ठीक है। तो यानी कि इवन एक सिंपल लाइन भी मशीन लर्निंग का मॉडल है। इसलिए जब हम AI और मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअली मैथमेटिक्स है। सिर्फ हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस मैथ से मीनिंग्स और ले रहे हैं। अब हमारे लिए प्रेडिक्शन बड़ी आसान है। एक दफ़ा हमारे पास ये लाइन या मॉडल आ गया तो उसके बाद हमें जो भी साइज स्क्वायर फुट में दिया जाएगा उससे हम एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे। वो वर्टिकल लाइन हमारे मॉडल को, अब मैं नीली लाइन को क्या कहूँगा कि हमारा मॉडल है, ठीक है। नीली लाइन क्या है? हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉइंट डिफरेंट साइड पे होते तो ये लाइन भी डिफरेंट साइड पे होती, अगर ये पॉइंट बिल्कुल नीचे होते तो ये लाइन भी डिफरेंट होती। तो ये लाइन एक्चुअली गिवन एक्चुअल जो डेटा था घरों का उसकी बेस पे हमने ड्रॉ किया। ये मॉडल हमने उस गिवन डेटा की बेस पे बनाया। तो अब हमारे पास जब भी कोई अनसीन स्क्वायर फुट में एरिया आएगा तो हम सिंपली एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। जिधर वो वर्टिकल लाइन हमारे मॉडल पे आती है उसके सामने हम देखेंगे कि y एक्सिस पे क्या वैल्यू है और वो हमारी प्रेडिक्टेड प्राइस होगी। तो ये एक बिल्कुल ब्रीफ सा ओवरव्यू है हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए। इसे हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन। आपने बिल्कुल सही कहा। और लीनियर इसलिए कि ये एक लाइन है। इसका मतलब है कि बाज़ दफ़ा जब आपका डाटा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो आप लाइन की जगह कोई कर्व भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप कोई इस किस्म का कर्व यूज़ करेंगे तो उस एल्गोरिदम को हम कहेंगे पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है। यू सी, आइडिया क्या है? कर्व फिटिंग। वो कर्व लाइन है तो लीनियर रिग्रेशन है, वो कर्व कोई क्वाड्रेटिक चीज़ है तो हम उसे कहते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन। और इस तरह के और भी हमारे पास मैथ के डिफरेंट एल्गोरिदम हैं। तो अब यहाँ तक हमें पता चल गया कि ये जो लाइन है या ये रिग्रेशन लाइन है ये हमें प्रिडिक्शन में हेल्प आउट करती है। लेकिन ये लाइन ड्रॉ कैसे करें, सवाल ये है। अच्छा, अब ये पहले मैं ये लाइन को एक मैथ की ज़ुबान में, मैंने आपके सामने जो स्लाइड है उस पर लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है f ऑफ x और नीचे मैंने 2 नंबर लिखे हुए हैं w और b। अभी के लिए फ़र्ज़ करें कि ये w और b इधर नहीं लिखे हुए, गायब हो गए। f ऑफ x इज इक्वल टू w x
प्लस बी। ये जो इक्वेशन है ना, ये आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल की मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। वो जो लाइन थी वो विजुअल फॉर्म थी, लेकिन मसला ये है कि अगर आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो आप सारे ड्रॉ तो नहीं करेंगे ना। आप सारे प्लॉट करके खुद तो नहीं ना देखेंगे कि मैंने अब क्या कर्व बन रहा है और मैंने क्या प्लॉट करना है। आप इसे किसी ना किसी मैथ की फॉर्म में लेके आएंगे, एक फंक्शन लर्न करेंगे। ये याद रखें कि मशीन लर्निंग में हमारा टास्क ये है कि हमारे पास इनपुट आउटपुट पेयर्स होते हैं, और ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना, ये दुनिया के हर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए ट्रू है, ठीक है। ये सिर्फ लीनियर रिग्रेशन के लिए ट्रू नहीं है। लीनियर रिग्रेशन में फ़ायदा ये है कि ये देखने में बहुत आसान है, इसलिए ये बात आपको बड़ी आसानी से सामने आ जाएगी। दुनिया के हर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर हमारी जॉब या हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस ये होता है कि हम एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लें जिसे जब हम इनपुट का डाटा दें तो वो हमें एक आउटपुट दे, और वो आउटपुट एक्चुअल आउटपुट जैसी हो, ठीक है। हर एल्गोरिदम, हर न्यूरल नेटवर्क, हर डीप लर्निंग का मेथड, ये सब एग्जैक्टली यही कर रहा है। लीनियर रिग्रेशन ये कैसे कर रहा है? लीनियर रिग्रेशन इसके लिए जो इक्वेशन यूज कर रहा है उसे हम कहते हैं WX प्लस बी, ठीक है। अब ये जो WX प्लस बी में जो X है ना, ये आपकी इनपुट है, और इस जगह पे हमारी इनपुट एक ही है, स्क्वायर फुट में साइज, ठीक है। ये जो स्क्वायर फुट में साइज या ये जो कॉलम आपको नजर आ रहा है, ये अगर एक ही वेरिएबल हो तो इसको हम एक बड़ा मुश्किल सा नाम देते हैं। मैं चूंकि ये एडवांस कोर्स है इसलिए बाज़ दफ़ा ना मैं मुश्किल लफ्ज़ बोलता हूँ ऐसे लोगों के लिए जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। इसे हम कहते हैं यूनिवेरिएट रिग्रेशन। यूनिवेरिएट रिग्रेशन, यूनि कहते हैं वन को, वेरिएट कहते हैं वेरिएबल को। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही इनपुट वेरिएबल था, स्क्वायर फुट में साइज, तो उसकी बेस पे हम प्रेडिक्शन कर रहे थे घर की प्राइस की, तो इसे हम कहते हैं यूनिवेरिएट रिग्रेशन। लेकिन अगर मेरे पास एक और वेरिएबल होता, फॉर एग्जांपल इस घर में कमरे कितने हैं या इस घर में कितनी मंजिलें हैं, तो मल्टीपल और भी तो फीचर्स हो सकते थे ना। तो अगर मेरे पास इनपुट में मल्टीपल वेरिएबल्स होते तो फिर उसे मैं कहता मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस या मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, ठीक है। यहां तक मेरा ख्याल है कि आपको आइडिया हो गया होगा कि रिग्रेशन में हम एक डाटा जो है उसके ऊपर एक लाइन फिट करते हैं, और वो लाइन हमारा एक्चुअली प्रेडिक्शन मॉडल बन जाती है। उस चूंकि ये एक लाइन है तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करते हैं WX प्लस बी। अगर आपको मैट्रिक में मैथ याद हो तो हमने एक इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी जिसे हम कहते थे MX प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये नीचे मैंने 3 तस्वीरें ना यही दिखाने के लिए ना लिखी हुई हैं। नीचे पहली तस्वीर जिसमें W0 है और B 1.5 है, फर्ज करें WX प्लस बी में मैं W0 कर देता हूं, तो अब आपकी लाइन 1.5 पे X में जो मर्जी वैल्यू हो, Y की वैल्यू हमेशा 1.5 रहेगी, तो ये एक कांस्टेंट लाइन बन जाएगी। यानी ये ऐसा मॉडल है जिसे आप दुनिया की कोई भी इनपुट दें, उसने जवाब क्या देना है? 1.5, ठीक है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ कांस्टेंट थिंग, लेकिन ये भी एक लाइन है। तो इसका मतलब है कि ये वेट, अब ये जो W और B है, इन्हें आप यूं समझें कि ये वो 2 बटन हैं जो हमारी लाइन को इस तरह सेट करते हैं कि हमारा मॉडल अच्छी प्रेडिक्शन करे, और इन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन में हमारा कमाल क्या है? हमारा कमाल ये है कि हम ऐसे W और B ढूंढ लें कि जिन्हें जब भी किसी भी X से मल्टीप्लाई करें तो जवाब एक्चुअल घर की प्राइस के बराबर आ जाए, ठीक है। अब स्टार्ट में तो हमें नहीं पता ना कि क्या W लगाएं और क्या B लगाएंगे तो एक्चुअली
साइज इन स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे घर की प्राइस आएगी। तो इस लीनियर रिग्रेशन में लर्निंग ये है कि आप एक ऐसा W और एक ऐसा B ढूंढ लें कि जब भी X को उस W से मल्टीप्लाई करके उसमें B ऐड करें तो एक्चुअल घर की प्राइस आ जाए। तो इसे हम कहते हैं मॉडल की ट्रेनिंग। तो ये जो W और B है ये हम लर्न करते हैं गिवन डेटा से, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन में लर्निंग है कि हमने W और B लर्न कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम पैरामीटर्स कह रहे हैं। अच्छा, ये पैरामीटर का लफ्ज़ मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ, ये आगे जब हम न्यूरल नेटवर्क्स में जाएंगे उधर भी पैरामीटर का लफ्ज़ बहुत आएगा, और उस पैरामीटर के लफ्ज़ और इस पैरामीटर के लफ्ज़ में बहुत सारी सिमिलैरिटीज, ठीक है। इधर हमारे पास एक वेट है, ये जो W है ये एक्चुअली वेट है, ठीक है। इधर हमारे पास एक वेट है, लेकिन जब हम इसी फंक्शन को आगे ले जाएंगे न्यूरल नेटवर्क में और बहुत सारे फंक्शन बना देंगे तो उधर बहुत सारे वेट्स होंगे, ठीक है। तो ये जो WX प्लस B में W है इसे क्या कहते हैं, वेट, और जो B है उसे क्या कहते हैं, बायस, ठीक है। बायस, BIAS, बायस। तो लीनियर रिग्रेशन में अब मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। लीनियर रिग्रेशन में आपके पास जो दो पैरामीटर हैं, यानी वो जो दो चीज़ें आपने लर्न करनी है वो है वेट और बायस, ठीक है। अगर आप सही वेट और बायस लर्न कर लेते हैं तो यूं समझें कि आपने मॉडल ट्रेन कर लिया। अच्छा, अब यहां तक तो हमें आइडिया हो गया कि लीनियर रिग्रेशन एक फंक्शन है, उस फंक्शन को हम इनपुट के तौर पे अपना इनपुट वेरिएबल देते हैं। अच्छा, अब आपको याद होगा कि और मैंने कई बार भी बताया कि जब भी मैं वेरिएबल, फीचर या एट्रीब्यूट कहता हूं तो वो एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम होते हैं, ठीक है। तो मैं ये जो फीचर मैंने आपको दिखाया था इस स्लाइड पे जिसमें स्क्वायर फीट आपको नज़र आ रहा है, तो ये एट्रीब्यूट भी है, इसको मैं फीचर भी कहता हूँ, और इसको स्टैट पढ़ने वाले लोग वेरिएबल भी कहते हैं। तो इसलिए हम इसको यूनिवेरिएट कह रहे थे ना, एक वेरिएबल था। अगर इधर 3 कॉलम होते तो हम इसको मल्टीवेरिएट कह लेते, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है, वेरिएबल, एट्रीब्यूट और फीचर एक ही कॉन्सेप्ट के 3 डिफरेंट नाम है। ओके, सो अब अभी तक मैंने ये बताया कि आपने जब भी लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन करना है तो एक्चुअली आपने W और B फाइंड करने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फाइंड कैसे करना है। इसके लिए ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होता है लीनियर रिग्रेशन में, जिसको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, लेकिन वो आगे जाके बड़े बड़े न्यूरल नेटवर्क और इवन अटेंशन मॉडल और इवन जेनरेटिव मॉडल्स में भी यूज़ होगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन बड़ी आसान सी चीज़ है। इसे आप यूं समझें कि ये एक डिस्टेंस फंक्शन है। मसलन कैसे, आपके पास गिवन इनपुट डाटा था, उसको आपने प्लॉट कर लिया। ये जो आपको स्लाइड नज़र आ रही है इस पे आपने इसको प्लॉट कर लिया, सारे रेड स्क्वायर लगा लिया। अब आपने स्टार्ट में एक W और B रैंडमली चूज किया, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना असल W और B क्या है जिसके मुताबिक मैं लाइन लगाऊं तो वो एक अच्छा मॉडल बने और अच्छी प्रेडिक्शन करे। तो आप स्टार्ट करते हैं एक रैंडम वैल्यू ऑफ W एंड B से। अभी के लिए B को भी भूल जाए, क्योंकि जो बात मैं W के लिए बता रहा हूं वही B के लिए भी ट्रू होगी। तो आप स्टार्ट करते हैं एक रैंडम W से और आप WX कैलकुलेट करते हैं। अब जब आप W मल्टीप्लाइड बाय X कैलकुलेट करेंगे तो कोई जवाब आएगा। आप ये देखेंगे कि ये जो जवाब है इसे हम कहते हैं प्रिडिक्शन रिजल्ट। एक तो एक्चुअल प्राइस थी ना घर की, एक प्रिडिक्टेड प्राइस थी घर की। तो आप स्टार्ट में एक रैंडम W लगाते हैं और ये देखते हैं कि ये जो मैंने अभी प्राइस प्रिडिक्ट की है
ये एक्चुअल प्राइस से कितने फासले पे है, और ये नापने के लिए कि ये कितने फासले पे है हम कॉस्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर ये फासला बहुत ज़्यादा है तो फिर हम क्या करते हैं, हमें कॉस्ट फंक्शन बताता है भाई ये तो बहुत ज़्यादा फासला है, तो हम उस कॉस्ट फंक्शन की बेस पे अपने W को ट्यून करते हैं इस तरह के कॉस्ट कम हो जाए। फिर हम आइटरेटिवली ये काम करते चले जाते हैं। हम W को ट्यून करते हैं, दोबारा W मल्टीप्लाइड बाय X कैलकुलेट करते हैं, दोबारा एक्चुअल और प्रेडिक्टेड में डिस्टेंस देखते हैं। अब हम देखते हैं यार ये थोड़ा सा कम हो गया है लेकिन अभी भी काफ़ी है। फिर हम दोबारा W को ट्यून करते हैं। वी कीप ऑन डूइंग अनटिल एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में डिस्टेंस मिनिमम हो जाए, और वो डिस्टेंस कौन बताता है, कॉस्ट फंक्शन बताता है। अच्छा, अब जब आपको पता चला कि आपने ऐसा W ढूंढ लिया है जिससे जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू है उनमें डिस्टेंस या कॉस्ट बहुत कम हो गई है, तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि एक्चुअली इस W पे जब भी आप इनपुट अप्लाई करेंगे तो एक्चुअल घर के प्राइस के बराबर बराबर प्राइस आ जाएगी। तो वो W ऐसा W है जो एक्चुअली आप ढूंढने चले थे। ठीक है, और जब आप इस तरह का W और इसी टेक्निक से जब आप एक W और B ढूंढ लेते हैं तो एक्चुअली आपने अपना लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन कर लिया। क्यों? क्योंकि अब जब भी आप उसे इनपुट X देंगे तो WX प्लस B कैलकुलेट होगा, तो उस प्रिडिक्टेड घर की वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस बहुत कम होगा। तो इसका मतलब है कि ये इतनी अच्छी लाइन है कि इसे जब भी आप कोई भी इनपुट देते हैं तो ये तकरीबन घर की प्राइस के बराबर बराबर प्राइस बता देती है। तो इसे हम कहते हैं कि अब हमारा मॉडल यानी लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन हो गया। तो ये जो कॉस्ट फंक्शन, अच्छा अभी मैंने ना कुछ डिटेल छुपा ली है। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि कॉस्ट फंक्शन की बेस पे आप वेट्स को ट्यून करते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कैसे करते हैं। इसका वक्त आएगा, लेकिन इसका वक्त आज नहीं है। ठीक है, तो आज का टेक अवे ये है कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स में, ख़ास तौर पे ये रिग्रेशन के एल्गोरिदम्स में और बाद में न्यूरल नेटवर्क्स में, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है उसे हम कॉस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन कहते हैं। कॉस्ट या लॉस फंक्शन हमें यह बताता है कि हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू और हमारी एक्चुअल वैल्यू में कितना डिफरेंस है, और फिर उस डिफरेंस की बेस पे हम अपने एल्गोरिदम लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन के पैरामीटर्स को ट्यून करते हैं। अच्छा, इन पैरामीटर जब भी मैं कह रहा हूं इसका मतलब है W एंड B। ठीक है, तो ये W आपको तो मैंने एक ही W दिखाया है, लेकिन ये बाद में हम देखेंगे कि ये एक से ज़्यादा W भी हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक जनरल आइडिया हो गया होगा कि लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करता है। आपके पास जो इनपुट डाटा है उसमें आपके पास इनपुट भी होती है और एक्चुअल घर की प्राइस भी होती है। आप एक रैंडम पैरामीटर यानी वेट और बायस से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप प्रेडिक्टेड और एक्चुअल आउटपुट के अंदर फ़र्क को कॉस्ट फंक्शन से मेजर करते हैं, उस फंक्शन को कम से कम करते चले जाते हैं फॉर ऑल योर इनपुट डाटा। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो आपके पास ये इनपुट या ट्रेनिंग डाटा है इसमें जब भी कोई एक्स अप्लाई करें तो जवाब एक्चुअल प्राइस के करीब करीब आ जाता है। तो आप कहते हैं कि मेरा जो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है वो ट्रेन हो गया। इसको जब भी मैं इनपुट देता हूँ ये घर की प्राइस सही प्रेडिक्ट कर देता है। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि एक जनरल आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम था, ये सबसे सिंपल था। इसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म मैंने आपको बताया कि अगर डाटा थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं,
और इसी तरह हमारे पास ये जो कल 3 हमने एल्गोरिदम पढ़े थे, जिसमें डिसीजन ट्री था, जिसमें रैंडम फॉरेस्ट था और जिसमें ग्रेडियंट बूस्टिंग था, इन एल्गोरिदम्स की भी हमारे पास रिग्रेशन की वेरिएशन है। चूँकि ये कल ही मैंने डिस्कस किए हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ जनरल आइडिया दूंगा कि डिसीजन ट्री के अंदर क्लासिफिकेशन में जो लीफ नोड थी उस पर क्लास होती थी, यानी कि फाइनल क्या कैटेगरी या लेबल होगा। लेकिन जब हम रिग्रेसर यूज़ कर रहे होते हैं तो इसमें हमारे पास लीफ पे एवरेज स्कोर होता है किसी भी घर का। इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर ये मेरे पास स्क्वायर फिट है तो मैं इसको स्क्वायर फिट पे पहली नोड बनाऊंगा और 2 ब्रांचेस बनेंगे कि अगर घर की प्राइस 200K से ज़्यादा है तो राइट साइड पे चले जाओ, अगर 200K से कम है तो लेफ़्ट साइड पे चले जाओ, और उस पे फिर मैं जो है ना इनपुट की एवरेज रख दूंगा जो कि फिर मेरी प्रेडिक्शन होगी। सो दैट इज़ हाउ द डिसीजन ट्री रिग्रेसर वर्क्स। और फिर चूँकि डिसीजन जो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर है उसमें मल्टीपल डिसीजन ट्री रिग्रेसर्स आप ग्रो करेंगे और मेजॉरिटी वोट लेंगे, तो वो एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह ही काम करता है जिस तरह के रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर काम करता। और फिर इसी तरह हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये होता है कि रैंडम फॉरेस्ट में आप सारे के सारे डिसीजन ट्रीज़ इकट्ठे ग्रो करने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैं फरहान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज हम डाटा भी हाउस प्राइस का ही मेरे ख्याल यूज़ कर रहे हैं, यूएसए हाउसिंग का। बेहतरीन, ज़बरदस्त। ठीक हो, तो हमारे पास यूएसए हाउसिंग का हमारे पास सीएसवी डाटा होगा। इसके अंदर बेसिकली प्राइसिंग वगैरह होगी और जितने भी हाउसिंग के रिलेटेड डिटेल्स हैं ना, एवरेज वगैरह, ये सारी चीज़ें उसके अंदर पड़ी होंगी। ठीक है, तो अभी मैं मतलब खोल के नहीं दिखाऊंगा कि सीएसवी के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। मैं इंस्टेड आपको कोडिंग के अंदर दिखाऊंगा कि हमने अगर लेट्स सपोज कोई भी अननोन सीएसवी है उसको एग्जामिन करना है, उसको थोड़ा एनालाइज करना है कि उसके अंदर क्या क्या किस तरह का कंटेंट है, क्या यूजेबल है क्या नहीं है, डाटा क्लीन भी है कि नहीं है। वो चीज़ें हम देखने के लिए हम लोग यहाँ पे कोड पे पहले शिफ्ट करेंगे। तो आपने सिंपल अपने कोलैब के अंदर जिस तरह हम लोग फाइल अपलोड करते हैं अपनी सीएसवी अपलोड कर देनी है और आगे कोड फॉलो करते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग रिग्रेशन मॉडल्स के ऊपर जाएँ कि लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करनी है या रैंडम फॉरेस्ट वाली करनी है, कोई भी रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करना है, उससे पहले हम लोग ना डाटा को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें से डाटा को हम लोग पहले सेपरेट करेंगे कि कौन सा डाटा ट्रेनेबल है, कौन सा टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, डाटा क्लीन है तो क्लीन नहीं है तो उसको क्लीन भी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ के हम लोग पैकेजेस इंपोर्ट कर लेंगे। पैकेजेस के ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल्ड आपको नहीं बता रहा, बस ये है कि नमपाई हम लोगों ने यूज़ किया हुआ ऑलरेडी। पांडास हमारे पास सीएसवी वगैरह को हैंडल करने के लिए होता है, और मैटप्लॉटलिब भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं प्लॉट वगैरह करने के लिए। ठीक है, एसक्यूएल हमारे पास उसके लिए यूज़ होता है मशीन लर्निंग के टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो जो हम लोग रिग्रेशन मॉडल्स यूज़ कर रहे होंगे उसके बिल्ट इन फंक्शंस एसक्यूएल के अंदर पड़े होंगे, साइकिट लर्न बेसिकली इसको कहते हैं। और सीबॉर्न हमारे पास यूज़ हो रहा होगा डाटा विजुअलाइजेशन के लिए। अंडर द हुड ये हमारे पास मैटप्लॉटलिब को ही यूज़ करता है, लेकिन इससे ये है कि हमारे पास थोड़ी अच्छी और मतलब प्रेजेंटेबल हमारे पास ग्राफ्स बन जाते हैं सीबॉर्न के ज़रिए। वार्निंग्स का पैकेज ऐसा यूज़फुल नहीं है, लेकिन इसके अंदर बस ये यूज़ होगा कि कभी आप लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो कुछ अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी ना वार्निंग्स हमारे पास शो होने लग जाती हैं कि ये आज चल रहा है, ये अगले वर्जन्स में नहीं चलेगा। तो ये सिंपल उन वार्निंग्स को इग्नोर करने के लिए है और इसके कोई खास इसके अंदर फंक्शनैलिटी नहीं है इसकी। ओके, ट्रेनिंग हम लोग अब ना अपने डाटा को पहले ना यहाँ पे लोड कर लेते हैं। पांडास हमने इंपोर्ट किया था, उसके अंदर हम लोग रीड सीएसवी का फंक्शन होता है, हम लोग वो कॉल करके फुल डाटा का वेरिएबल होगा जिसमें हम लोग डाटा अपना सारा लोड कर लेंगे। ठीक है, डाटा लोड करने के बाद हम उसकी शेप देखेंगे। अब शेप डॉट शेप का हमारे पास फंक्शन होगा बिल्ट इन। अब ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एक ना कह लेंगे टपल की फॉर्म में हमारे पास आती हैं कुछ वैल्यूज़ आती हैं। जो फर्स्ट वैल्यू है 5000 जो लिखा हुआ है वो बेसिकली नंबर ऑफ़ रोज़ हैं कि इस हमारे पास सीएसवी के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। रोज़ हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं जो लेफ्ट से राइट हम लोग गिन रहे होते हैं, वो वाली एंट्रीज हमारे पास 5000 है। और जो कॉलम्स हैं जो इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइंस वो हमारे पास 7 है।
तो ये हमारे पास CSV जो है इसके अंदर 5000 रोज और 7 कॉलम्स होंगे। ओके, तो डॉट हेड का हमारे पास एक फंक्शन होता है। डॉट हेड जनरली हमारे पास कह लें कि डाटा को पीक करने के लिए यूज़ होता है। कोई भी हमने डाटा लोड किया ना, पीक से मुराद के हम इसकी शुरू वाली कुछ एंट्रीज देख लेते हैं डॉट हेड के ज़रिए। इसके अंदर नंबर स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी मतलब एक लिमिट तक चाहें कि इतनी हमें क्वांटिटी शो करे तो वो उतनी कर देता है। अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा है ना, तो मुझे पास फर्स्ट 5 रोज़ और उनके अगेंस्ट जो कॉलम जितने भी हैं वो सारे आ रहे होंगे, ठीक है। तो इससे हमें ना डाटा का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि डाटा के अंदर है क्या चीज़, किस टाइप का डाटा है, क्या क्या इसके अंदर पड़ा हुआ है। कोई मिसिंग वैल्यूज़ अगर शुरू में ही है वो भी पता चल जाएंगे हमें। तो अगर इस डाटा को अब मैंने CSV वैसे खोल के नहीं देखी, आप लोगों के सामने मैंने CSV सिर्फ अपलोड किया, मैंने उसको पहले व्यू नहीं करके देखा। मैं डायरेक्टली कोड के अंदर ये सारी चीज़ें एग्जामिन करूँगा कि हमारी CSV के अंदर किस तरह का डाटा पड़ा हुआ है। ओके, हमारे पास ये सबसे पहला जो कॉलम है, लेट्स सपोज उसको देख लेते हैं कि एवरेज एरिया इनकम, उस एरिया की इनकम होगी, ठीक है ना। वो एवरेजेस हमारे पास आ रही हैं सारी, ठीक है ना। एवरेज एरिया हाउस एज, घर कितना पुराना है, उसकी एज कितनी है, वो हमारे पास एक एवरेज आ रही होगी। और एवरेज एरिया नंबर ऑफ़ रूम्स हमारे पास कितने हैं, बेडरूम्स कितने हैं, उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, प्राइसिंग कितनी है और एड्रेस क्या है उनका, ठीक है। ये हमारे पास कुछ 7 कॉलम्स बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उस डाटा के बारे में अगर आप फुल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि फर्दर आपको और स्टैट्स पता चल जाएँ उसके बारे में, ठीक है, तो वो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ें हैं हमारे पास। कॉलम्स और वो रोज़ तो बता ही देगा, साथ हमें ये भी बता देगा कि हर कॉलम के अंदर किस टाइप का डाटा पड़ा हुआ है और कितनी रोज़ हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास सबसे पहला कॉलम था एरिया इनकम वाला, इसमें 5000 रोज़ हैं हमारे पास, 5000 एंट्रीज़ हैं और नॉन नल हैं, मतलब कि कोई ना कोई वैल्यू है इनके अंदर पड़ी हुई, एग्जिस्ट करती है। आगे हमें डाटा टाइप पता चल जाती है फ्लोटिंग 64, मतलब कि हमारे पास फ्लोटिंग इंटीजर्स का हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, जो कि हमने ऊपर देख भी लिया था कि यहाँ पे सारा हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में आ रहा है। और 64 इसलिए क्योंकि डाटा फ्लोटिंग पॉइंट्स का थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास 64 वाली यूज़ हो रही है। हमारे पास अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा एनालाइज करूँ तो हमें एक एबनॉर्मेलिटी मिलती है, मतलब कि एक अलग सी चीज़ देखने को मिल जाती है। वो है हमारे पास लास्ट वाला जो हमारे पास कॉलम बनता है ना एड्रेस का, नॉन नल ही है, लेकिन इसके अंदर डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है, मतलब कि नंबर नहीं है हमारे पास, स्ट्रिंग्स हैं। ऊपर भी हमने वैसे देखा, लेकिन हमें अगर फुल डॉट इन्फो करके हम फुल इन्फॉर्मेशन निकालें तो हमें वहाँ पे भी पता चल गया इसके बारे में, ठीक है। और बाकी ये मेमोरी यूजेज कितनी है और डाटा टाइप्स टोटल कितनी, मतलब फ्लोट 64 कितनी थी और ऑब्जेक्ट वाली कितनी थी, तो ये हमारे पास एक शॉर्ट समरी से हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अच्छा, मिसिंग डाटा ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, लेकिन इसका आउटपुट आएगा नहीं उस तरह से। मतलब कि अब ये मेरे पास, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास अब एक ना हीट मैप बन गया। पहले मैं कोड आपको बाद में समझाता हूँ, लेकिन आपको एक हीट मैप के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली हमारे पास कभी भी हमने मिसिंग वैल्यूज़ को देखना होता है तो हम लोग ना हीट मैप्स का यूज़ कर लेते हैं। सी बॉन्ड के अंदर हमारे पास बिल्ट इन फंक्शनैलिटी होती है। वो क्या होता है कि हमारे पास जो से हमारे पास रोज़ मिसिंग आ रही है ना, वहाँ पे हमारे पास प्लॉटिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो हमें ना एक जनरल ओवरव्यू ग्राफ की फॉर्म में भी मिल जाएगा कि कौन कौन सी हमारे पास वैल्यूज़ मिसिंग आ रही हैं। अब जो डाटा सेट यूज़ हो रहा है उसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू है ही नहीं, उसके अंदर सारी वैल्यूज़ फिल्ड हैं और इसके अंदर फर्दर क्लीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास। इन जनरली हमारे पास अगर मिसिंग वैल्यूज़ आ जाते हैं तो उसको भी मतलब कोप अप करने का डिफरेंट वेज़ हैं। मतलब आप ये हो सकता है कि कोई वैल्यू मिसिंग आ गई है तो ऊपर नीचे वाली वैल्यूज़ की एवरेज लेकर लगा दें, उनके नज़दीक वाली कोई मिडिल वैल्यू लगा दें। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं हमारे पास। हाँ जी, इसकी काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं कि क्लास बेस्ड भी होती हैं, फिर मीन मीडियन मॉड पे बेस्ड होती हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। तो ये इन इटसेल्फ ये एक पूरा टॉपिक है जो इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे। जी ओके, तो कोड के अंदर अगर मैं आपको कोड के ऊपर जाते हैं तो हीट मैप है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे सारा डाटा इज नल वाला कि कोई अगर नल डाटा है तो वो हमने प्लॉट करना है, जो कि नहीं था इसलिए हमारे पास कुछ प्लॉट नहीं हुआ, ठीक है। वाई टेक्स लेबल, ये बेसिकली हमारे पास जो वाई एक्सिस पे कोई अगर लेबल इंफॉर्मेशन हमें शो करवानी है वो हमने फॉल्स रखी थी। कलर बार हमारे पास होता है और कलर मैप होता है। ये हमारे पास असल में ना प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे पास मिसिंग डाटा है नहीं, ये होगा तो हमारे पास ये वाली चीज़ें सारी यूज़ में आ रही होंगी। ये जो सी मैप है ये भी हमारे पास कलरिंग की स्कीम है, ताकि तुम्हारे पास कलर वेरिएशन आए थे हीट मैप के अंदर, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा एरिया ऐसा है जो ज़्यादा
इंटेंस है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। ये हमारे पास वो चीज़ प्लॉट करने का काम आता है। और ये जी कलर बिल्कुल, कोड है, ये ये कलर एज कोड इट इज़ स्ट्रिंग होगी, ये कलर कोड एज इट इज़ होगा इसके अंदर। ओके, अच्छा, अब हमने देखा कि हमारे पास 7 कॉलम्स थे, लेकिन एक कॉलम हमारे पास एबनॉर्मल था। अभी हमने देखा कि मतलब सर ने काफ़ी एक्सप्लेन किया, रिग्रेशन हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर हो रही होगी, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा। हमारे पास इनपुट भी वही होगा, हमारे पास जो प्रिडिक्शन होगी वो भी न्यूमेरिकल डाटा ही होगा। तो हमारे पास एड्रेस का यहाँ पे कोई काम नहीं है। स्ट्रिंग वैल्यू ऑब्जेक्ट है, इसको ना तो हम ट्रेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना तो हम कुछ प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इन जनरल भी हमारे पास जो प्रिडिक्शंस होगी उसका एड्रेस का कोई काम नहीं बनता, तो हम लोग इसको ड्रॉप कर देंगे। इसके लिए हमारे पास डॉट ड्रॉप की कमांड होती है, और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट आर्गूमेंट में एज इट इज़ कॉलम नेम दे देंगे जो हमने ड्रॉप करना है, ठीक है ना। एक्सेस इज इक्वल टू 1, मतलब हम वो पूरा कॉलम ड्रॉप करना चाह रहे हैं। अगर इसको 0 रखता हूँ तो वो रो को हमारे पास टारगेट करता है, लेकिन हमने कॉलम ड्रॉप करना है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू तब यूज़ करते हैं जब हमने ओरिजिनल जो हमारे पास डाटा फ्रेम था, ये जो सारा ऊपर मैं डाटा शो करता था उसको डाटा फ्रेम कहते हैं पैंडास के अंदर। तो जो ट्रू अगर हम कर देंगे इन प्लेस, तो हमारे पास जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम था उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगी। मतलब अब हम जब भी फुल डाटा को हम डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास एड्रेस वाला जो होगा वो पोर्शन मिट चुका होगा और ड्रॉप हो चुका होगा। और ये अगेन एक ड्रॉप एन है हमारे पास, अगर कोई मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं तो वो भी हमारे पास ड्रॉप हो जाती हैं। इस केस में हमारे पास है नहीं तो हमारे पास कुछ ड्रॉपिंग नहीं होगी। ड्रॉप एन मिसिंग वैल्यूज़ को देता है। ड्रॉप जो होता है वो हमारे पास पूरा कॉलम या रो हमने कोई ड्रॉप करनी है उसके लिए यूज़ होता है। अब मैं अगर फुल डाटा को डिस्प्ले करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एड्रेस नहीं आ रहा, प्राइस तक है, एड्रेस वाला कॉलम हमारे पास रिमूव हो चुका हुआ है। बाकी सारा डाटा एज इट इज़ ही है, वो अनटच्ड ही है, क्योंकि हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज़ थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो कुछ और फर्दर ड्रॉपिंग नहीं हुई हमारे पास। हमारे पास डिस्क्राइब का भी एक हमारे पास फंक्शन है। ऊपर हमने डिफरेंट लिखा था, अब हमारे पास एक डिस्क्राइब का फंक्शन है, वो हमारे पास क्या करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमें 5 नंबर समरी देता है अगर आप गौर करें तो। मेन, Q1, Q2, Q3 और मैक्स, ठीक है। ये 25% को मैं Q1 कह रहा हूँ, 50% को मैं क्वार्टाइल, याद आगे होंगे आपको कि 3 नंबर्स हैं जो डाटा को 4 चंक्स में डिवाइड करते हैं। तो ये वही 2 नंबर हैं, और अगर आपने IQR निकालनी है तो आप Q3 और -Q1 करते हैं तो आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल आती है। तो डिस्क्राइब जो है ये न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स पे आपको 5 नंबर समरी भी देता है, और इसमें ख़ास बात ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसमें आप परसेंटाइल, डिसाइल और कोई भी जो वट मैट्रिक यू रिक्वायर आप डिस्क्राइब के अंदर पैरामीटर्स में वो पास करें तो आपको मिल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो ये आपको 5 नंबर समरी देगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी जिसे ये काउंट कहता है वो देगा, और उसके बाद आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन देगा। ओके, अब हम लोग अपना मॉडल ट्रेन करने के ऊपर मूव करते हैं। अब रिग्रेशन मॉडल जो हमने ट्रेन करना है उसके लिए हमारे पास डाटा कह लिए प्री प्रोसेस हो चुका हुआ है। अब हमने उस डाटा सेट की डिवीजन करनी है, हमने उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए हमने उसको तैयार करना है कि ट्रेनिंग के अंदर कौन सा डाटा यूज़ होगा, टेस्टिंग के लिए कौन सा डाटा यूज़ होगा। अच्छा, इस एग्जाम्पल में ना हमने एक काम नहीं किया, वो काम आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे किया था, लेकिन फिर हमने वो छोड़ दिया। हमने इस डाटा को अगर आपने नोट किया होगा तो कुछ जो कॉलम्स हैं वो थाउजेंड्स में से हैं, कुछ सिर्फ 4.96 हैं, कुछ 1 2 3 हैं। मैंने आपको बताया था कि इस किस्म का डाटा जो है ना वो मॉडल के लिए मुश्किल होता है। क्योंकि मॉडल वेटेज ज़्यादा बड़े नंबर्स को ज़्यादा वेटेज देता है, कम और छोटे नंबर्स को कम वेटेज देता है। तो ये जानते बूझते हुए हमने असाइनमेंट के तौर पे इसको मैंने नॉर्मलाइज नहीं किया। नॉर्मलाइजेशन की 2 टेक्निक्स जो हैं वो आप इस पे अप्लाई करेंगे जब मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा। एक स्टैंडर्ड स्केलिंग आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, और एक मिन मैक्स स्केलिंग अप्लाई करेंगे, और देखेंगे कि उससे मॉडल पे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे पास अब इसकी अगर हम शेप व्यू करेंगे डाटा फ्रेम की तो हमारे पास अब 5000 रोज़ 6 कॉलम्स हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एड्रेस रिमूव हो चुका हुआ है।
ओके, तो अब हमने यहाँ पे टारगेट वेरिएबल स्प्लिटिंग करनी है, मतलब कि हमारे पास कुछ फीचर्स होंगे जिनको हम इनपुट कह लेते हैं और कुछ प्रिडिक्शन जिसको हम लोग आउटपुट कहेंगे, ठीक है। वो चीज़ें अब हमने डिसाइड करनी है कि डाटा सेट में हमने कौन सी चीज़ें हमने ट्रेन के लिए रखनी है और कौन सी हमने प्रिडिक्शन के लिए रखनी है। मतलब इनपुट कौन है और आउटपुट कौन है। आपको याद होगा जब हमने वो टाइटैनिक डाटा सेट किया तो उसमें सर्वाइव्ड नॉट सर्वाइव्ड को हमने एज अ टारगेट वेरिएबल लिया था। वो एक बाइनरी यानी कि कैटेगोरिकल डाटा था। जबकि इस केस में चूंकि हम रिग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा जो टारगेट वेरिएबल है वो घर की प्राइस है, ठीक है, विच इज़ अ कंटिन्यूस नंबर। तो हम इनपुट को अलग कर रहे हैं और इनपुट को हमेशा हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट या लेबल्स को या स्कोर्स को हम हमेशा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जी, तो यहाँ पे मैं दोबारा एक दफ़ा डाटा सेट की तरफ चलता हूँ। हमारे पास हम प्लान करते हैं कि प्राइसिंग की प्रिडिक्शन कर ली जाए, ठीक है। बाकी जो हमारे पास सारे पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग अगर ट्रेन सेट में रख लें और प्राइसिंग की हम लोग प्रिडिक्शन कर लें, ये थोड़ा हमारे पास फिजिबल भी रहेगा कि हम लोग इन फ्यूचर प्राइसिंग को हम लोग प्राइसिंग का एस्टिमेट लगा सकें रादर दैन पॉपुलेशन या नंबर ऑफ़ रूम्स वगैरह, क्योंकि प्राइसिंग सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट में आती है। जब भी हम लोग हाउस की बात कर रहे होते हैं तो प्राइसिंग को सबसे ज़्यादा फोकस में रखा जाता है। तो हम लोग प्राइसिंग के ऊपर एक रिग्रेशन मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फुल डाटा डॉट ड्रॉप प्राइस हम लोग ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और इसमें इन प्लेस का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ओरिजिनल डाटा फ्रेम में चेंजेस नहीं चाह रहे। ये क्या करेगा, हमारे पास सारा कुछ जो है ना वो एक्स वाले वेरिएबल में ले आएगा, जो कि यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है। एक्स में ले आएगा एवरीथिंग एक्सेप्ट प्राइस वाला जो हमारे पास कॉलम है, क्योंकि हम लोग उसको ड्रॉप कर रहे हैं। तो प्राइस वाले के अलावा हमारे पास सारा कुछ जो उनसे कॉलम्स होंगे और जो वैल्यूज़ उनके अंदर होगी वो हमारे पास एक्स के अंदर आ जाएंगी। और फिर सिंपली हम लोग फुल डाटा में जो प्राइस वाला कॉलम बनता है वो हम लोग वाई में रखवा देते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारे पास एक्स वाला जो है वो हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स बन जाएंगे और वाई वाला जो है वो हमारे पास आउटपुट यानी कि जो हम प्रिडिक्ट करेंगे जो कि प्राइस होगी हमारे। ओके, तो एसक्यूएल में से हम लोग इंपोर्ट करेंगे प्री प्रोसेसिंग। अभी सर ने एक्सप्लेन किया हमारे पास जो डाटा है उसके अंदर बहुत मिक्स सी रेंजेस हैं, बहुत हायर वैल्यूज़ हैं। अब हायर वैल्यूज़ का मसला ही ये होता है कि वो प्रिडिक्शन इतनी अच्छी नहीं दे पाती, वो ट्रेनिंग के लिए फीजिबल नहीं रहती हमारे पास। तो उसको हम लोग ना स्केल करेंगे, स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करेंगे। हमारे पास एसक्यूएल लर्न के अंदर फंक्शनैलिटी मौजूद होती है, प्री प्रोसेसिंग का उसका मॉड्यूल है, उसके अंदर डॉट स्टैंडर्ड स्केलर होता है, ठीक है। एक दफ़ा रन करता हूँ फिर आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली क्या करता है ये डॉट फिट की इसकी एक कमांड होती है, एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम लोग एक्स जो कि हमारे पास इनपुट सारा हमारे पास जो हमने फीचर्स इनपुट के लिए रखे हैं उन सारे को ये स्केल कर देता है स्टैंडर्ड तौर पे, मतलब वैल्यूज़ को थोड़ा नॉर्मल रेंज में ले आता है। यूजुअली ये 0 से 1 इस रेंज में इसके आसपास करके आ रही होती हैं सारी की सारी वैल्यूज़, वो चाहे जितनी मर्जी बड़ी हों वो उसके हिसाब से उसको स्केल डाउन कर देता है। अब वो जब छोटी वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं तो हमारे पास वो ट्रेन करना और फिर प्रिडिक्शन करना बहुत आसान हो जाता है और एक्यूरेट भी हो जाता है हमारा काम इससे। ये हमारे पास अब वैल्यूज़ बन गई हैं, ठीक है, जो हमने ट्रांसफॉर्म किया ना, हमारे पास हमने ये स्केलिंग करके जो है ना हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ बन जाती हैं। मैं बताया था ज़ीरोज़ और 1 के दरमियान में हमारे पास वैल्यूज़ आ रही होती है, तो कुछ नेगेटिव ज़ीरोज़ में आ रही हैं, कुछ हमारे पास 1 से थोड़ी ऊपर करके आ रही हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास इस तरह शिफ्ट होती हैं, ठीक है। वाई डॉट शेप हम इसको करेंगे तो हमारे पास 5000 रोज़ हैं, कॉलम कोई नहीं है, तो हमारे पास ये जो है ना कॉलम वाला एम्प्टी रहेगा क्योंकि वाई के अंदर हमने एक सिंगल कॉलम रख दिया था प्राइसिंग का। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। हमारे पास जब भी हमने कोई रिग्रेशन मॉडल ट्रेन करना है हमारे पास डाटा सेट को हम लोग ना कुछ स्प्लिट लगाते होते हैं कि ट्रेनिंग का डाटा सेट होगा, कुछ टेस्टिंग का होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग जो है ना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हम लोग इंपोर्ट करेंगे, साइकिट लर्न का ही होता है हमारे पास, ठीक है। उसके अंदर हम लोग अपना इनपुट डाटा देंगे, ठीक है। हमारे पास जो वाई है हमारे पास जो भी हमने सेलेक्ट किया कॉलम वो देंगे, टेस्ट साइज रखेंगे वो 0.10 है, मतलब कि 10% डाटा 10%। यूजुअली 90-10 80-20 ये रेंजेस हमारे पास टेस्टिंग और ट्रेनिंग की चल रही होती हैं, ठीक है। रैंडम स्टेट 101 इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब भी हम ये दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे कोड तो सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे,
ठीक है, वरना हमारे पास रैंडम ये सैम्पलिंग करता होता है। अगर हमने ये रैंडम स्टेट यहाँ पे बता दिया तो वो हमारे पास हमेशा एक जैसे से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। इससे हम लोग कल को हमारे पास कभी भी प्रॉब्लम आ रही होती है ट्रेनिंग के दौरान तो हम उसको डिबग कर सकते हैं। बेहतरीन। ओके, हमारे पास अब लीनियर रिग्रेशन फाइनली हमने जब अपने वो रेंजेस हमने एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, ये चार हमारे पास वेरिएबल्स यहाँ से जनरेट हो रहे थे, ठीक है। हमारे पास एक्स ट्रेन के अंदर कह लें कि वो ट्रेनिंग डाटा होता है, एक्स टेस्ट के अंदर हमारे पास टेस्टिंग वाला 10% जो डाटा होगा वो होगा, ठीक है ना। इसी तरह वाई ट्रेन के अंदर हमारे पास जो वाई वाला कॉलम था उसका 90% होगा, वाई टेस्ट के अंदर उसका 10% होगा। तो ये हमारे पास स्प्लिट्स आ जाते हैं। एक्स हमेशा इनपुट डाटा होता है, वाई हमेशा आपका टारगेट वेरिएबल होता है, ठीक है। और ट्रेन और टेस्ट आपको बता रहा है कि उसका क्या मतलब। एसक्यूएल में से लीनियर मॉडल से हम लोग लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन एज इट इज़ इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसको मतलब एक लीनियर रिग्रेसर बना देंगे इसका फंक्शन कॉल करके। सिंपली आपने सर ने काफ़ी इसकी मैथ एक्सप्लेन किया कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा होता है, लेकिन कोडिंग के अंदर हमें फिजिबिलिटी है। साइकिल लर्न ने काफ़ी हमें हाई लेवल एपीआईज प्रोवाइड की हैं इस काम के लिए। तो हम लोग सिंपल डॉट फिट करेंगे, अंदर एक्स ट्रेन पास करेंगे और वाई ट्रेन पास करेंगे, मतलब हम अपना ट्रेनिंग डाटा इसको पास करेंगे तो हमारे पास ट्रेनिंग हो जाएगी। हमारे पास लीनियर रिग्रेशन का जो रिग्रेसर है वो हमारे पास ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। कोड मैं एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, इससे मैं नीचे मूव करूँगा। ओके, तो अब हमने प्रिडिक्शन करनी है। वो ऊपर हमने डॉट फिट करके हमने अपना रिग्रेसर ट्रेन कर लिया, हमारे पास वो हो गया कंप्लीट। अब हमने प्रिडिक्शंस का टाइम है, हम थोड़ी सी प्रिडिक्शंस करना चाहेंगे, ठीक है। तो जब आप डॉट फिट करके एक रिग्रेसर ट्रेन कर लेते हैं तो आप डॉट प्रिडिक्ट जब करेंगे ना, उसको फर्दर यूज़ करेंगे, उसके अंदर आप टेस्टिंग डाटा पास करेंगे तो हमारे पास प्रिडिक्शंस आ जाएंगे, कुछ वैल्यूज़ प्रिडिक्ट होके आ जाएंगी। ये हमारे पास इस तरह, ये आपको 3 कॉलम्स में बेसिकली दिख रहा है, लेकिन ये सिंगल कॉलम ही है बेसिकली। ये वही 5000 एंट्रीज होंगी जो हमारे पास प्रिडिक्ट होके आई हैं, ठीक है। ये इसने वैल्यूज़ प्रिडिक्ट की हैं। अभी मैं आपको एक्चुअल और प्रिडिक्ट का कंपैरिजन भी दिखाता हूँ नीचे। और ये टेस्ट डाटा है जो हमने ट्रेनिंग में यूज़ नहीं किया था जी, मतलब ये डाटा अनसीन है इस मॉडल के लिए। स्कैटर प्लॉट हमने अभी स्लाइड्स के अंदर देखा, हमारे पास लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो पॉइंट्स, डाटा पॉइंट्स थे, वो बेसिकली स्कैटर प्लॉट्स के थ्रू हम लोग ना डाटा पॉइंट्स को विजुलाइज करेंगे और एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे होंगे। ले जी, ये इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि ओके। जो ब्लू डॉट्स हैं हमारे पास, ये सारे हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। और जो हमारे पास लाइन है वो बीच में से गुजर रही है। तो आपको हमने ये देखा था कि लाइन के करीब करीब हमारे पास अगर डाटा पॉइंट्स आते हैं तो इसका मतलब हमारा रिग्रेसर जो है, लीनियर रिग्रेशन, वो अच्छी ट्रेन हुई है, रिलेटिवली अच्छी ट्रेन हुई है। कुछ वैल्यूज़ हैं जो ऊपर ऊपर हैं, कुछ आउटलायर्स बीच में आ जाते हैं हमारे पास। आउटलायर्स बेसिकली कोई कह लें कि एबनॉर्मल वैल्यू है, मतलब 1 2 3 4 5 करते करते मैं अगर 5000 कह देता हूँ अचानक, तो ये हमारे पास आउटलायर आ जाता है। कुछ वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाती हैं तो उस वजह से है, लेकिन हम लोग देखें मेजॉरिटी डाटा पॉइंट्स जो है हमारे पास रिग्रेशन लाइन के करीब करीब है, मेजॉरिटी। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दिखा देता हूँ कि जो एक्चुअल हमारे पास वैल्यूज़ थे जो हमने प्रिडिक्ट की हैं इस रिग्रेसर के थ्रू, वो क्या क्या आ रही हैं, ठीक है। np.columns टैब बेसिकली हमारे पास कह लें कि 2 हमारे पास कॉलम्स होते हैं, उनको साइड बाय साइड व्यू करने के काम आ जाता है, ठीक है। और ये थोड़ी सी कह लें कि फॉर्मेटिंग है ताकि आप लोगों को विजुअलाइज यहाँ पे देखने में आसानी हो जाए, ठीक है। और ये जो एक्चुअल के आगे 14.2f और 12.2f प्रेडिक्टर के आगे लिखा हुआ, ये बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट के हमारे पास कहने के डेसिमल प्लेसेस डिस्प्ले करवाने के लिए, कि 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स तक हम लोग मैक्सिमम डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। ओके, तो ऊपर ले देता हूँ, दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं, बस कोई 2-3 डिस्कस कर लें। हाँ, ऊपर वाली स्टार्ट वाली कुछ कर लेता हूँ। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 1251688.62 थी, जो हमने प्रिडिक्ट किया वो 1257098 है, मतलब कि ऑलमोस्ट 6000 का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू 873048, ऊपर जो हमने प्रिडिक्ट किया वो 822086, मतलब 4-5 हज़ार के अराउंड हमारे पास कुछ वैल्यूज़ का फ़र्क आ रहा है।
हर केस में इतना ही है, 4 से 5 हज़ार का मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। कह सकते हैं कि किसी हद तक बेहतर है रिलेटिवली, वरना काफ़ी ऊपर नीचे वैल्यूज़ भी आती होती हैं। लेकिन एक और प्लॉट होगा जिसके ज़रिए आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये आइदर ये इतना अच्छा ट्रेंड हुआ था हमारे पास रिग्रेसर के नहीं हुआ था। अच्छा, लेकिन हमने फिर भी रेजिडुअल एनालिसिस हम लोग कर लेते होते हैं इसके ऊपर, ताकि हमारे पास रिग्रेशन का थोड़ा सा हमें पता चल जाता है कि कितना को अच्छा हमारे पास परफॉर्म उसने किया। रेजिजुअल एनालिसिस जो है ये रिग्रेशन मॉडल्स को एवेलुएट करने का एक तरीका है। जैसे आपने क्लासिफिकेशन में जब आपने पढ़ा था तो मैंने आपको एक्यूरेसी बताया था, तो इसी तरह हमारे पास जब रिग्रेशन मॉडल्स आते हैं तो उनको एवेलुएट करने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं। उनमें से एक तो ये है कि हम इनका मीन स्क्वेयर्ड एरर या रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर निकाल लें। वो एक नंबर होता है, वो जितना नंबर ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि उतना मॉडल ख़राब है, जितना वो नंबर कम होगा उतना वो मॉडल अच्छा। फिर एक हमारे पास रेजिजुअल एनालिसिस है। रेजिड्यू कहते हैं कि कोई चीज़ बाकी बच जाना, ठीक है ना। रेजिड्यू इंग्लिश का लफ्ज़ है कि ये रेजिड्यू बचा है, यानी कि कुछ में से आपने बहुत सारा, जैसे आपने कोई पुलाव पकाया, उसमें से चावल निकाली तो देगची में कुछ चावल लगे हुए रह गए, वो रेजिड्यू है, ठीक है। सो इसे हम रेजिड्यू कहते हैं। रेजिड्यूल एनालिसिस क्या है कि आप जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं उसमें से एक्चुअल वैल्यूज़ माइनस कर देते हैं। अब आपके ज़हन में आएगा कि यार इसका क्या फ़ायदा। इसका सबसे फ़ायदा ये होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि आपका रिग्रेशन एल्गोरिदम ज़्यादा घर की प्राइस बताता है या घर की प्राइस कम करके बताता है। इसे हम कहते हैं रिग्रेशन की ज़ुबान में ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन। अच्छा रिग्रेसर वो होता है जो ना ओवर एस्टिमेशन करे और ना अंडर एस्टिमेशन करे, यानी तकरीबन 50% वैल्यूज़ ओवर एस्टिमेटेड या असल वैल्यू के करीब करीब हों और 50% जो है वो अंडर एस्टिमेशन यानी थोड़ी सी नीचे की तरफ हो। तो इस किस्म का रिग्रेसर जो है उसे हम समझते हैं कि ये एक अच्छा रिग्रेसर है। लेकिन अगर कोई रिग्रेशन एल्गोरिदम हमेशा ही सारी वैल्यू की ज़्यादा चीज़ बताई जा रहा है तो हम कहते हैं कि इट इज़ बायस्ड टुवर्ड्स ओवर एस्टिमेशन और ये कोई अच्छा रिग्रेसर नहीं है। तो ये रेजिजुअल एनालिसिस से कैसे पता चलता है? बड़ी आसान बात है। आपके पास प्रेडिक्टेड वैल्यू थी, उसमें से आपने एक्चुअल वैल्यू माइनस की। अगर तो सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि प्रिडिक्शन ज्यादा थी, एक्चुअल कम थी। जब प्रिडिक्टेड में से एक्चुअल माइनस की तो पॉजिटिव वैल्यू बची। अगर ज्यादा वैल्यूज रेजिड्यू कैलकुलेट करने के बाद पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि आपका जो रिग्रेशन मॉडल है वो ओवर एस्टिमेटर है, ठीक है, वो ओवर एस्टिमेटर है, वो ज्यादा प्राइस बताता है। एंड वाइस वर्सा, अगर आप प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल करें और वैल्यूज नेगेटिव हों तो इसका मतलब है कि प्रेडिक्टेड वैल्यू कम थी, एक्चुअल ज़्यादा थी, तभी तो जवाब माइनस में आ रहा है। यानी कि 2 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो -1 आंसर आएगा ना। तो इसका मतलब है कि 2 कम था, 3 ज़्यादा था, 2 में से मैंने -3 माइनस किया तो -1 आंसर आ गया। तो इस किस्म का जो रिग्रेसर है उसे हम कहते हैं ये अंडर एस्टिमेटर है। और रिग्रेशन एनालिसिस को हम देखने के लिए हमारे पास दो जो फिगर्स हैं वो बड़ी हमें हेल्पफुल हमारे लिए होती हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है कि हम जो रेजिड्यूज होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट देख लेते हैं। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है कि रिग्रेसर अच्छा है, अच्छी वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि मीन से ज़्यादा भी उतना ही है, मीन से कम भी उतना ही है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन रेजिड्यूज की सिमेट्रिक है। इसकी अगर कोई पिक्चर है हमारे पास हम दिखा सकते हैं। कोड हमारे पास आगे है कोड हाँ, हम, कोड हमारे तो ये पास हम उधर जाके देखेंगे। और दूसरी चीज जो हमें इसमें हेल्प आउट करती है वो स्कैटर प्लॉट है। तो अगर इसमें ना हुई तो मैं प्रेजेंटेशन में मैंने इसकी 2 फिगर्स डाली है, फिर मैं आपको उधर से भी इसको दिखा दूं। तो रेजिडुअल एनालिसिस इज वन वे ऑफ इवैल्यूएटिंग रिग्रेशन मॉडल्स। जी फरहान। ओके, तो हमारे पास ये इसमें फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा इशू है, वरना ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज आ रही होती हैं। यहाँ पे वो मल्टीप्लाई रेज टू पावर करके इन्होंने शो किया हुआ है।
हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, रेजिडुअल जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बना लें तो वो हमारे पास ये बन जाता है। हमारे पास कह लें कि किसी हद तक बेहतर ही है कि एक बेल शेप्ड कर्व हमारे पास किसी हद तक अटेन हो रही है, तो हमारे पास रिलेटिवली बेटर रिग्रेशन मॉडल है ये। ओके, अब इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हम इसके अंदर मीन स्क्वायर एरर के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। वो मतलब बात तो सर ने ऑलरेडी कर दी है, कोड के ऊपर हम लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। तो एसक्यूएल लर्न के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स का मॉड्यूल है। मैट्रिक्स बेसिकली ये होते हैं जो हमने जिस बेस पे हम लोग कह देते हैं कि मॉडल अच्छा है, मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है, तो ये कुछ मैट्रिक्स होते हैं। तो उसमें से एक मीन स्क्वायर एरर है। इस मीन स्क्वायर एरर के ऊपर ही हम लोग आगे वाले जितने रिग्रेसर्स हैं उसके ऊपर बातचीत कर लेंगे, ठीक है। तो आपने सिंपली ये करना है कि उसको इंपोर्ट करके अंदर वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्शन, मतलब जो टेस्ट डेटा था हमारे पास वाई का रिमेनिंग 10% जो रह गया था, और हमने जो हमारे पास प्रिडिक्शन वैल्यूज़ हैं वो, ये दो हम चीज़ें उसको पास करेंगे तो हमारे पास वो मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट करके ला देगा। और उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो रूट हमारे पास बन जाता है रूट मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। तो हमारे पास जो मीन स्क्वायर एरर आ रहा है वो ये वैल्यू आ रही है, काफ़ी लार्ज है फ़िलहाल, लेकिन स्टिल हमारे पास वो ग्राफ्स की सूरत में हम देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गया था। ओके, तो डिसीजन ट्री पे आते हैं हम, ठीक है। डिसीजन ट्री भी हमारे पास साइकिट लर्न के अंदर, एसक्यूएल लर्न के अंदर ऑलरेडी पैकेज मौजूद है। ट्री के अंदर उसके अंदर हम लोग पढ़ा होता तो हम डिसीजन ट्री वहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और जिस तरह हमने लीनियर रिग्रेशन का हमने लीनियर रिग्रेसर स्टार्ट हमने फंक्शन उसका किया था, वहाँ पे हम यहाँ पे हम लोग डिसीजन ट्री का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और उसी तरह एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पास करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर उसी तरह जिस तरह हमने लीनियर रिग्रेशन के लिए किया था, बस इसका जो अंडरलाइन एल्गोरिथम है वो चेंज होगा। और उसके अंदर हम लोग ऑलरेडी हम लोग उसके अंदर ऊपर काफ़ी बातचीत कर चुके हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, कोडिंग लेवल पे कोई चेंज नहीं है इनका। ओके, तो यहाँ पे वही मीन स्क्वायर एरर ही यूज़ होगा मैट्रिक्स वाला जो हमने ऊपर इंपोर्ट कर लिया हुआ था, और उसके अंदर हम लोग अपनी वो जो वैल्यूज़ हैं वो पास कर देंगे, तो हमारे पास जो मीन स्क्वायर एरर हमारे पास इसके अंदर निकलता है वो भी आ जाएगा। अब इन दी एंड हम इसका कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। रिग्रेसर हमारे पास डॉट फिट से ही ट्रेन हुआ है इसके अंदर भी, और प्रिडिक्शन भी डॉट प्रिडिक्ट से ही हुई है। सेम वही फ्लो जो हमने लीनियर रिग्रेशन के लिए फॉलो किया था वो हम यहाँ पे करेंगे, वो हम अगले वाले में भी करेंगे, जो कि रैंडम फॉरेस्ट है। ये भी ट्री के अंदर हमारे पास ये पड़ा होता है इंसेंबल मॉडल्स के अंदर, तो यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर हम लोग इंपोर्ट करेंगे। और सिमिलरली जिस तरह हमने ऊपर दो अपने फंक्शंस को हमने एज अ रिग्रेसर स्टार्ट किया था, हम यहाँ पे उसको स्टार्ट कर लेंगे। सेम वही तरीका है कि डॉट फिट करके हम लोग अपना एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन वाला डाटा दे देंगे, और फिर उसी तरह प्रिडिक्ट करेंगे एक्स टेस्ट वाले डाटा के ऊपर, ठीक है ना। और इन दी एंड वही मीन स्क्वायर एरर ही यूज़ करेंगे वाई प्रिडिक्शन और वाई टेस्ट हम लोग अंदर पास करके, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी क्या लेकिन मीन स्क्वायर एरर आ रहा था ये रैंडम फॉरेस्ट का, वो ये आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग है। गैस आप लोग कर चुके होंगे कि इसका भी वही फ्लो रहने वाला है। हम लोग इंपोर्ट करेंगे, ये भी हमारे पास इंसेंबल मॉडल्स के अंदर पड़ा था, तो हम लोग इंसेंबल में से ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर इंपोर्ट कर लेंगे। सेम तरीके से इसको इनिशियलाइज करेंगे, डॉट फिट करके ट्रेन करेंगे, डॉट प्रिडिक्शन करेंगे, और अंदर आर्गूमेंट सेम चलते रहेंगे हमारे पास। और मीन स्क्वायर एरर जो है ना हमारे पास, वो भी हमारे पास इसी तरह कैलकुलेट होगा जिस तरह हमने ऊपर वालों के लिए किया था। और हमारे पास ये इसकी कह लें कि मीन स्क्वायर एरर आ गया। अब फाइनल एक सेल है, ऊपर जितने भी हमने रिग्रेशन मॉडल्स चार्ट हमने जो यूज़ किए उनके मीन स्क्वायर एरर जो हमारे पास आए हैं, हम लोग उसमें से कह लें कि उसको सॉर्ट कर लेते हैं अब थोड़ा सा ना, ताकि हमें पता चले कि नंबर 1 पे किसने परफॉर्म किया, नंबर 2 पे किसने परफॉर्म किया, नंबर 3 पे किसने परफॉर्म किया। अच्छा, ओके, तो ये हमारे पास कह लें कि मॉडल रैंकिंग्स आ गई हैं, लीनियर रिग्रेशन, ग्रेडियंट बूस्टिंग, और थर्ड पे रैंडम फॉरेस्ट, और फोर्थ पे डिसीजन ट्री आ रहा है हमारे पास। लोअर वैल्यूज़ जो होंगी वो हमारे पास ज़्यादा अच्छी हैं इंस्टेड के लार्जर वैल्यूज़ के, क्योंकि लार्जर का मतलब ये है कि एरर का मार्जिन बहुत ज़्यादा है इसमें, लोअर का मतलब ये है कि एरर मार्जिन हमारे पास काफ़ी कम है। तो सबसे अच्छा हमारे पास लीनियर रिग्रेशन ने परफॉर्म किया है, उसके बाद ग्रेडियंट बूस्टिंग है, थर्ड नंबर पर रैंडम फॉरेस्ट था, और फोर्थ पे हमारे पास डिसीजन ट्री रहा है।
बेहतरीन, थैंक यू सो मच फरहान। मेरा ख्याल है कि टाइम ज़्यादा हो गया, तो वरना हमारे पास और भी प्लान था, वो हाँ। फिर वाइंड अप करते हैं। दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।